हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपेन। वेलकम बैक इन रिवीजन सीरीज़। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं लेजिस्लेशन इन द क्विकेस्ट वे। जितना भी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे। तो आज का जो एक्ट है वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल रेम्यूनरेशन की बात कही गई है। आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। और आईएलओ कन्वेंशन, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 नंबर 100, ये आपका इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करता है और इंडिया ने रेक्टिफाई किया था इससे 1976। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आता है इन्फोर्स की डेट। तो इन्फोर्स हुआ था 11 फरवरी 1976 में ऑल ओवर द इंडिया, और ये जो एक्ट है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट शो करता है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर। रेम्यूनरेशन, हम लोग इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के नाम में ही आता, तो रेम्यूनरेशन होता क्या है? हर एक पॉसिबल पेमेंट जो एम्प्लॉय को मिलती है वो रेम्यूनरेशन होगी। आइए एक्ट के अंदर पढ़ लेते हैं। मीन्स बेसिक वेजेस और सैलरी and any additional emoluments whatsoever payable either in cash or in kind to a person employed in respect of employment or work done in such employment if the term of contract of employment express or implied were fulfilled। तो कह रहे हैं कि पहले बेसिक वेजेस तो आएंगे ही आएंगे, और जितनी भी अलाउंसेस, जितने भी अलॉटमेंट्स को मिलते हैं वो सब कुछ इसमें आएंगे, रिगार्डलेस कि वो वेज में है या वेज इन काइंड में है। मतलब वेज इन काइंड क्या हो गया? अगर कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अलाउंसेस दे रहे हैं, अगर वो भी हैं तो वो भी आपके रेम्यूनरेशन के अंदर आएंगे। तो इक्वली यहाँ पे ट्रीट करना, इसलिए इक्वल रेम्यूनरेशन बोला गया, इक्वल वेजेस नहीं बोला गया है, क्योंकि रेम्यूनरेशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट काउंट होते हैं। नाउ सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन H डिफाइन सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। इससे आपका PYQ भी आ चुका है 2019 में। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। मीन अ वर्क इन अ रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम when performed under the similar working condition by men or women। इक्वल सेम वर्क या सिमिलर वर्क क्या कहेंगे? वो कोई भी ऐसा काम जिसके लिए स्किल्स, एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होंगी उस सेम वर्क की कंडीशन में जिसमें मैन या वुमेन वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो सेम नेचर का काम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। एंड द डिफरेंसेस इफ़ एनी। अब यहाँ डिफरेंसेस की बात की गई है। ये तो आपका सेम हो गया, सेम वर्किंग कंडीशन है, सेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डिफरेंसेस हैं इफ़ एनी बिटवीन स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ अ मैन and those required to a woman are not of a particular importance in relation to the term and condition of employment। अब ये वाली भी बात कर रहे हैं कि उस कंडीशन में जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन की है, जो स्किल मैन का रिक्वायर्ड है, वो आपका इक्वल नहीं है वुमेन के लिए। तो उस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में किसी एक्ट के अंदर उसको प्रोहिबिट किया गया है, या फिर वो आपकी सिचुएशन जहाँ पे वो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लाइक आप माइंस में वुमेन वर्क नहीं करती हैं, तो अब ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पे आप जाओ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लगाओ, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स को प्रोहिबिट किया गया उस एक्ट के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये दो पॉइंट हैं यहाँ पर। डेफिनेशन हो गया। अब सेक्शन 4 आपका बात करता है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, किसकी ड्यूटी है? एम्प्लॉयर की ड्यूटी है पे करने की इक्वल रेम्यूनरेशन टू द मेन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क और द वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। तो अब जो ड्यूटी होती है वो एम्प्लॉयर की है, और वो ऐसा नहीं है कि आप इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए, इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए पहले आप मैन को ज़्यादा देते थे और वुमेन को कम करते थे, और अब आप पे एक्ट अप्लाई हो गया है, तो आप क्या करना चाह रहे हो कि जो मैन की सैलरी है वो भी कम कर दो। आप एक क्लेवर एम्प्लॉयर बनकर आप मैन की भी सैलरी कम करना चाहते हो, और आप सोचते हो कि इक्वल रेम्यूनरेशन। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक्ट आपका प्रोहिबिट करता है, ये वाला एक्शन, कि अब आप मैन की सैलरी कम नहीं कर सकते हो। आप अगर इसको
एप्लीकेबल करना चाहते हो तो आपको वुमेन की सैलरी बढ़ानी होगी, तभी वो इक्वल होगा। ये कम करने का कोई फंडा इसमें है ही नहीं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ सैलरी की बात नहीं होती है, इसमें फैसिलिटीज़ की बात होती है, इसमें वर्किंग कंडीशन की बात होती है, इसमें ट्रीटमेंट की बात होती है। ये सारी चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वुमेन को कूलर में बैठा रहे हैं, मेन को एसी में बैठा रहे हैं, या फिर मेन को बाइक नहीं दे रहे हैं, वुमेन्स को दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी XYZ नहीं होना चाहिए, सब इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके कंपनी में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद कैब मिलेगी तो आप उनसे पूछ लीजिए अगर आपको कैब चाहिए। अगर उनको चाहिए तो आप कैब प्रोवाइड कर दो। इट इज़ दैट सिंपल। अब सेक्शन 5 कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन टू मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर। अब ये आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने रिक्रूट कर लिया, वो आपके अंदर एम्प्लॉयड हो गए तभी ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। वो एक्ट एप्लीकेबल आपकी अपॉर्चुनिटी से ही हो जाती है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे मैन और वुमेन को। जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो आप रिक्रूटमेंट की भी बात करते हो कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब आप हायरिंग के लिए अपना एप्लीकेशन ओपन किए हो, तब अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप वुमेन को हायर नहीं करोगे कोई मैनेजर पोजीशन के लिए या XYZ। ऐसा कोई रीज़न आप नहीं दे सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटीज़ में भी इक्वालिटी लानी है। ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट हो गए। अगर हम बात करते हैं इस एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी है जिसे हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं किसी भी एक्ट की, तो वो एडवाइजरी कमेटी है अंडर सेक्शन 6। और कौन फॉर्म करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट मीन्स AG। इस कमेटी के अंदर नॉट मोर देन 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट आप में इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर होने ही चाहिए, जिसमें कि हाफ शैल बी वुमेन। अगर 10 मेंबर आप रख रहे हो तो हाफ वुमेन होनी चाहिए, मतलब 5 वुमेन होनी चाहिए, 5 मेल होने चाहिए। अगर 8 मेंबर हैं तो 4 वुमेन 4 मेल। और एडवाइजरी कमेटी शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, तो जितने भी उसके प्रोसीजर होंगे वो खुद रेगुलेट करेगी। ये आपका एडवाइजरी कमेटी छोटी सी क्या कहते हैं आपकी इसमें वर्किंग थी। अब आ जाते हैं पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटीज़ फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम एंड द कंप्लेंट्स। तो अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी पर्सन को क्लेम करना होगा या फिर उसको कोई इशू है, आर्काइव्ड है वो बंदा, तो क्या करेंगे, तो वो क्लेम करेंगे। किसको क्लेम करेंगे, वो लेबर ऑफिसर को करेंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। नहीं, आप लेबर ऑफिसर के पास जाओ या फिर उससे हायर के पास जाओ, जो भी आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बट उसका जो रैंक है वो लेबर ऑफिसर से डाउन नहीं होना चाहिए। और आपका जो भी पर्सन को आप एज अ क्लेम के लिए अपॉइंट कर रहे हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर अगर लेबर ऑफिसर कोई कर रही है तो उसके पास पावर होगी सिविल कोड की। ये 2 सिविल कोड की पावर ऑलमोस्ट हर एक अथॉरिटी के पास होती है। जो भी किसी एक्ट में अपॉइंट होते हैं क्लेम्स के लिए या इंक्वायरी के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, तो उनके पास सिविल कोड की पावर होती ही होती है। और अगर अपील की बात करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर के ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा दी गई है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था, या फिर कोई एक ऐसा कंक्लूजन उसके पास आया है, कोई अवार्ड ऐसा आया है कि उसको लगता है कि वो मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो अपील कर सकता है विदिन 30 डेज़। अगर हम पेनाल्टीज़ की बात करते हैं तो इफ़ नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और डजंट रिप्रेजेंट और सच, अगर कोई इंस्पेक्टर आता है और आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है या फिर कोई कॉपीज़ मांग रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हो, आप दिखाई नहीं रहे हो, तो उस केस में 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट और फाइन 10,000 रुपये हो सकता है। ये हो जाएगा जब आप कंपाइल नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर के साथ फॉर द एक्ट। अगर बात करते हैं, अगर आप प्रोविज़न ही नहीं फॉलो कर रहे हो, रिक्रूटमेंट का प्रोविज़न नहीं फॉलो कर रहे हो, पेमेंट का प्रोविज़न नहीं फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में 3 मंथ से लेकर 1 साल की आपको जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है 10,000 रुपये। दैट्स ऑल। यही इतना छोटा सा ये एक्ट था। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो थे वही मैंने डाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।